Financing of Australian higher education has undergone dramatic change since the early 1970s. कहते हैं जो फाइनेंसिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन हायर एजुकेशन, ऑस्ट्रेलिया में आप सभी को पता है जो लोग ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री होती है वहां पे, क्लियर। सो फाइनेंसिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन हायर एजुकेशन हैज अंडरगोन ड्रामेटिक चेंज, कहते हैं बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज आया उसमें कब, 1970s में, क्लियर। Although the Australian government provided regular funding for universities from the late 1950s, कहते although, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है 1950 से 1970 तक भी फंडिंग प्रोवाइडेड करती रही है रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को, क्लियर। इन 1974, यहाँ पे किसकी बात है, 1970s की बात है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा इन 1974 इट एज्यूम्ड, यहाँ पे क्या है कॉमन दिया हुआ है कि 1970s में ऐसा हुआ था, ड्रामेटिक चेंज आया था ऑस्ट्रेलियन हायर एजुकेशन सिस्टम में, बट यहाँ पे उसको बिल्कुल पर्टिकुलर क्लियर करके बता दिया, क्लियर, प्लूरल टू सिंगुलर, ये आपके रीऑर्डर पैराग्राफ में भी एक रूल होता है। सो इट 1974 बिल्कुल पर्टिकुलर करके उसको बताया है, इट एज्यूम्ड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फंडिंग हायर एजुकेशन, अबॉलिशिंग ट्यूशन फीस टू मेक द यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल to all Australians who had the ability and who wished to participate in higher education. Clear? काफी बड़ा सेंटेंस है। क्या कहा है, इन 1974 में इट एज्यूम्ड, ऐसा माना गया कि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। इट एज्यूम्ड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंडिंग हायर एजुकेशन, फंडिंग प्रोवाइड करना हायर एजुकेशन को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है, क्लियर। अबॉलिशिंग ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस को अबॉलिशिंग का मतलब होता है नष्ट करना, यहाँ पे आएगा ट्यूशन फीस को बिल्कुल जीरो कर दिया गया, मतलब कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती थी स्टूडेंट से। टू मेक यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल, यूनिवर्सिटी को एक्सेसिबल करने के लिए, एक्सेसिबल मींस कि यूनिवर्सिटी में हर कोई पढ़ सके, हर कोई कौन कौन है वो, टू ऑल ऑस्ट्रेलियंस, ताकि यूनिवर्सिटी क्या हो, एक्सेसिबल हो टू ऑल ऑस्ट्रेलियंस हु हैड द एबिलिटी, जिन लोगों के अंदर एबिलिटी है, क्षमता है, एंड हु विश टू पार्टिसिपेट इन हायर एजुकेशन, या फिर जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, क्लियर। सिंस द लेट 1980s, कहते हैं जब सिंस द लेट 1980s के लेट तक देयर हैज बीन अ मूव टुवर्ड ग्रेटर प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशंस, कहते हैं 1980s के लेट में, मतलब हो सकता है 1987, 1988, क्या हुआ, प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आने स्टार्ट हो गई, क्लियर। डैश स्टूडेंट फीस, पर्टिकुलरली स्टूडेंट फीस को लेकर कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी सामने आए, क्लियर। इन 1989 में क्या हुआ, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द हायर एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये एक स्कीम का नाम है HECS, क्लियर। कहते हैं 1989 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक स्कीम को, कई बार आपके फाइनल एग्जाम में ये भी ऑप्शन होता है, इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूशन स्कीम which included a loan scheme to help students finance their contributions, उसमें क्या था, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन देते थे, क्लियर, ताकि वो हेल्प हो जाए स्टूडेंट्स की। देन दिस enabled university to remain accessible to students by delaying their payments until they could afford to pay off their loans. जो स्टूडेंट्स वो लोन लेते थे, कहते उनके लिए यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल रहती थी जब तक उनकी खुद की क्षमता ना हो लोन रीपेमेंट करने की, क्लियर। तो इसकी वजह से अब मान लीजिए कोई पैसे लेता है किसी ने गवर्नमेंट से या किसी भी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, और बैंक कहता है भाई जब आपका दिल करे, जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप लोन रीपे कर देना, क्लियर। जब हम पैसे लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब रीपे करते हैं उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्लियर। तो क्या हुआ, तो जो जिन स्टूडेंट्स ने लोन लिया था तो उन्होंने रीपेमेंट इतना अच्छे से नहीं किया, क्योंकि उनका जो पॉलिसी का जो रूल था वो क्या था कि जब आपके पास पैसे आ जाए आप तब दे देना, क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, डिलेइंग देयर पेमेंट अंटिल दे कुड अफोर्ड, जब तक वो अफोर्ड नहीं कर सकते पे ऑफ देयर लोन्स। इन 2002 द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सिमिलर स्कीम सिमिलर टू HECS, कहते फिर गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई जो सिमिलर थी HECS के,
फॉर पोस्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर किन बच्चों के लिए थी, जो पोस्ट ग्रेजुएट में थे। क्लियर, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन लोन स्कीम, फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग आ रही थी वो बहुत सारे सोर्सेज से आ रही थी। दिस आर्टिकल एग्जामिन्स द 3 मेन सोर्सेज। कहते इस आर्टिकल में 3 मेन सोर्स दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फंडिंग, सबसे पहले जो 1974 से स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फंडिंग। स्टूडेंट फीस जो यहां से स्टार्ट हुई थी HECS से, स्टूडेंट फीस एंड चेंजेस and HECS, while the proportion of total revenue raised through HECS। मैंने बताया था HECS में क्या था कि स्टूडेंट्स के पास जब पैसा आ जाए वो तब रीपे कर दें। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू रेज थ्रू HECS इज रिलेटिवली स्मॉल। रिलेटिवली स्मॉल क्यों थी, क्योंकि उनका जो पॉलिसीज थी लोन को रीपेमेंट करने का वो ऐसा ही था। क्लियर, HECS payments are significant component of student university costs, with many students carrying a HECS debt for several years after leaving university। यूनिवर्सिटी छोड़े हुए भी जब बहुत सारे साल हो गए तब भी उनके जो लोन की पेमेंट थी वो ऐसे ही थी। क्लियर, दिस आर्टिकल ऑल्सो फोकसेस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर HECS liability status and the level of accumulated HECS debt। So overall जो हमारा पैसेज है वो किस चीज के बारे में है, हायर एजुकेशन की फंडिंग के बारे में। क्लियर, कि 1974 में ये एज्यूम कर लिया गया कि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। ट्यूशन फीस को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, ताकि यूनिवर्सिटी क्या हो, एक्सेसिबल हो सभी ऑस्ट्रेलियंस के लिए जिनमें एबिलिटी है या फिर जो पढ़ना चाहते हैं। यहां तक आपका पूरा एक सेंटेंस है। क्लियर, जिसमें आपके 4 ब्लैंक आ गए हैं। नेक्स्ट है, कहते फिर एक स्कीम आई जो पर्टिकुलरली किसके लिए थी, स्टूडेंट फीस के लिए थी। क्लियर, फिर गवर्नमेंट ने 2002 में इंट्रोड्यूस की एक और स्कीम, एंड लास्ट में ये बताया जो HECS जो स्कीम थी उससे बहुत कम रेवेन्यू मिली थी गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ, सो आवर फर्स्ट आंसर इज इट अज्यूम्ड abolishing tuition fees, the university accessible to all, who had the ability, particularly student fees, government introduced, total revenue, its revenue। Next, never has the carbon footprint on multinational corporations been under such intense scrutiny, intercity train journeys and long haul flights to conduct face to face business meetings। क्या कहा गया है, जो कार्बन फुटप्रिंट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मान लीजिए हमें मीटिंग के लिए कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो अगर हम फ्लाइट लेकर जाते हैं तो कहते हैं उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है। क्लियर, CO2 बहुत ज्यादा एमिट होता है। तो उस चीज के लिए कहते हैं अगर हम इंटरसिटी ट्रेन जर्नीज, इंटरसिटी का मतलब होता है एक सिटी से हम दूसरी सिटी जा रहे हैं। क्लियर, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स मींस कि जो हम फ्लाइट से काफी लंबे डिस्टेंस पे कहीं जा रहे हैं। टू कंडक्ट फेस टू फेस मीटिंग, बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, contribute significantly to greenhouse gases and resulting strain on the environment। कहते हैं इससे क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, और रिजल्टिंग स्ट्रेन कहते हैं जो इसका धब्बा मींस कि जो एनवायरमेंट है उसके लिए क्या होता है, ये बैड इफेक्ट डालता है। सो रिजल्टिंग स्ट्रेन ऑन द एनवायरमेंट। क्लियर हुआ, इंटरसिटी ट्रेन जर्नी से और लॉन्ग हॉल फ्लाइट से जो बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जैसे जाते हैं लोग, कहते हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ज्यादा हो रहा है और जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे। द एंग्लो यूएस कंपनी, अब ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। क्लियर, सो द एंग्लो यूएस कंपनी टालरिस हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी and partnered with the carbon neutral company, enabling corporate outfits to become more environmentally responsible। Clear, कहते एंग्लो यूएस कंपनी सामने आई इस चीज को लेकर, और साथ में पार्टनर कंपनी कौन थी, कार्बन न्यूट्रल कंपनी, दोनों मिलकर सामने आए। कहते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा।
इनेबलिंग कॉर्पोरेट आउटफिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ताकि जो बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो क्या हो, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो. The innovation allows stimulated face-to-face meetings to be held across continents. कहते जो इनोवेशन थी उसने अलाउ किया ताकि जो स्टिमुलेट कर सके, स्टिमुलेट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस कर सके किसी, मतलब किसी को, कहते उन्होंने इन्फ्लुएंस किया फेस टू फेस मीटिंग्स के लिए अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स विदाउट द टाइम प्रेशर, बिना किसी टाइम प्रेशर के, और इन्वायरमेंटल बर्डन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, और ना तो कोई जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना था, ना ही किसी के ऊपर कोई टाइम का बर्डन था. क्लियर. Previous designs have enabled video conferencing on a point-to-point dual location basis. कहते जो सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आई थी वो क्या थी, ड्यूअल लोकेशन थी. क्लियर. एक टाइम पे सिर्फ 2 ही लोकेशन पे हम बात कर सकते थे. Previous design have enabled video conferencing on a point-to-point dual location basis. The forms virtual live technology, कहते उसके बाद फिर क्या आया, forms virtual live technology आई. However, can bring people together from up to 5 separate locations. फिर सेकंड ये टेक्नोलॉजी आई, फॉर्म्स विजुअल लाइव टेक्नोलॉजी. इसमें क्या था, एक साथ हम 5 लोकेशंस पे क्या है, बात कर सकते हैं, सेपरेट लोकेशंस, एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद अनराइवल्ड ट्रांसमिशन क्वालिटी. अनराइवल्ड का मतलब होता है बिना किसी कंपटीशन के, अनराइवल्ड ट्रांसमिशन क्वालिटी. क्लियर. So our first answer is to conduct face-to-face meetings. To conduct face-to-face business meetings. To के बाद क्या आता है verb की first form. Next, resulting strain on the environment. जो face-to-face business meeting conduct की जाती थी उसका result क्या था, resulting strain मतलब environment के ऊपर bad effect आता था. Then time pressure. टाइम प्रेशर आपकी कोलोकेशन भी है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि जो 2 कंपनी मिलकर सामने आई जिसमें बिना किसी टाइम प्रेशर के और बिना किसी टाइम प्रेशर के और बिना किसी इन्वायरमेंटल बर्डन के, क्लियर, फेस टू फेस मीटिंग हो सकती थी. क्लियर. फिर उसके बाद फॉर्म्स वर्चुअल लाइव टेक्नोलॉजी आई. इसमें क्या है, जो ब्रिंग पीपल टुगेदर, कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, जो लोगों को साथ ला सकती थी 5 सेपरेट लोकेशंस पे, 5 सेपरेट लोकेशन से हम बात कर सकते हैं, वेदर इट इज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, अफ्रीका, जर्मनी, कहीं पर भी थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी 5 लोकेशंस हो सकती है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद अनराइवल्ड. अनराइवल्ड मींस कि बिना किसी कंपटीशन के. क्लियर. सो कंडक्ट, स्ट्रेन, प्रेशर, सेपरेट, अनराइवल्ड. टीन्स राइट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. टीन्स क्या है, बहुत सारे रीजंस की वजह से लिखते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्कूल असाइनमेंट्स. जैसे स्कूल असाइनमेंट होती है तब भी हमें जैसे लिखना होता है एज अ पार्ट ऑफ स्कूल असाइनमेंट टू डैश टू गेट गुड ग्रेड्स. टाइमली अगर हम स्कूल में जैसे अपनी जो असाइनमेंट्स देते हैं तो क्या आता है, गुड ग्रेड्स आते हैं. क्लियर. टू गेट गुड ग्रेड्स, टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ टच में रहने के लिए जैसे हम डिफरेंट टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. क्लियर. उसमें क्या यूज करते हैं, एब्रिविएशन यूज करते हैं, तो वहां पे क्या है, वैरायटी ऑफ रीजन से लिखने के अलग अलग मोड हैं. क्लियर. टू शेयर देयर आर्टिकल क्रिएशंस विद अदर्स और सिंपली टू पुट देयर थॉट्स टू पेपर. या फिर कई बार होता है कि हमारा सिंपली अपने थॉट्स पेपर पर लिखने का मन होता है, तो उस कंटेक्स्ट में भी क्या है, टीन्स लिखते हैं. वेदर वर्चुअल और अदरवाइज in our focus groups, teens said they are motivated to write when they can. कहते teens कहते हैं वो motivate होते हैं लिखने के लिए when they can select topics that are relevant to their lives and interest. कहते वो टॉपिक सिलेक्ट करना ज्यादा मतलब जो जरूरी समझते हैं या फिर उनको अच्छा लगता है, जो टॉपिक उनकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट जहां पे होता है. And report greater enjoyment to school writing when they have the opportunity to write creatively. कहते अगर रिपोर्ट ग्रेटर इंजॉयमेंट, कहते रिपोर्ट को कब ज्यादा इंजॉय करते हैं, जब स्कूल राइटिंग में उनको ये कहा जाए कि आप क्रिएटिवली कुछ भी लिख सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप क्रिएटिवली कुछ भी लिखें. राइट क्रिएटिवली, हैविंग टीचर्स और अदर अडल्ट्स
कहते हैं उनके साथ या टीचर है या फिर अदर अडल्ट्स हु चैलेंज देम, जो उनको चैलेंज करते हैं, डैश देम विद इंटरेस्टिंग करिकुला, प्रेजेंट देम विद इंटरेस्टिंग करिकुला एंड गिव देम डिटेल्ड फीडबैक। कहते हैं जो टीचर्स या फिर जो अडल्ट्स उनको चैलेंज करते हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें, इंटरेस्टिंग करिकुला मीन्स कि सामने वाले को भी वो चीज अच्छी लगे, एंड गिव देम डिटेल्ड फीडबैक, और उनको साथ में क्या डिटेल्ड फीडबैक भी दे कि उन्होंने जो लिखा है, जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी पीस ऑफ पेपर पे राइट किया है वो क्यों लिखा है और उसका फीडबैक क्या है। ऑल्सो सर्व्स एज अ मोटिवेटर फॉर टीन्स, टीनेजर ऑल्सो कंपोज देयर राइटिंग्स, टीनेजर क्या है अपनी राइटिंग को कंपोज भी करते हैं फॉर अडल्ट्स हु कैन अंडरस्टैंड देम, मीन्स कि टीनेजर उन अडल्ट्स के लिए भी लिखते हैं जो उनको समझते हैं। So our first answer is to get good grades, can select, present them, also compose their writings. To के बाद क्या है वर्ब की कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी जो भी कोई भी मॉडल आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन प्रेजेंट देम, ये आपका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। देन टीनेजर्स, यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है तो प्लूरल के साथ क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टीनेजर कंपोज, ऑल्सो क्या है यहाँ पे कनेक्टर है, क्लियर, टीनेजर ये भी करते हैं, सो टीनेजर्स ऑल्सो कंपोज। Our next question is about kiwi. A Messi ecologist has teamed up with a leading wildlife photographer to produce the definitive book on New Zealand's national bird. कहते एक मैसी इकोलॉजिस्ट है जो टीम अप हुए हैं किसी लीडिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ, डेफिनेटिव बुक लिखनी है उनको न्यूजीलैंड का जो नेशनल बर्ड है उनके बारे में, जिनका नाम क्या है द कीवी। क्लियर, मींस कि एक राइटर एक फोटोग्राफर के साथ टीम अप हुए हैं कि उनको एक बुक बनानी है न्यूजीलैंड के नेशनल बर्ड के बारे में जिसका नाम है कीवी। कीवी अ नेचुरल हिस्ट्री वाज रिटन बाय डॉक्टर इज़ाबेल कास्ट्रो एंड फीचर्ड फोटोग्राफ्स बाय रॉड मॉरिस। कहते जो नेचुरल हिस्ट्री है वो किसने लिखी है कीवी की, इज़ाबेल कास्ट्रो ने, डॉक्टर इज़ाबेल कास्ट्रो, एंड फीचर्ड फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स को किसने फीचर किया है, रॉड मॉरिस। डॉक्टर कास्ट्रो हैज बीन वर्किंग विद कीवी डैश सिंस 1999। कहते डॉक्टर कास्ट्रो कब से काम कर रहे हैं कीवी की फील्ड में, 1999 से, विद अ फोकस ऑन देयर बिहेवियर। उस टाइम से आज तक वो कहाँ फोकस कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के बारे में। I have specifically been looking at a sense of smell that kiwi uses when foraging. कहते I have specifically मतलब particularly वो कहाँ ध्यान दे रहे हैं कि सेंस ऑफ स्मेल कैसी होती है कीवी की जब वो फोरेजिंग करते हैं। बट ऑल्सो भी आपका क्या होता है, कनेक्टर होता है, क्लियर। बट ऑल्सो इन देयर इंटरेक्शंस विद देयर इन्वायरमेंट, कहते साथ के साथ वो कहाँ पर भी इंटरेक्शन कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, किस किस के साथ, एंड अदर कीवीज, और दूसरे कीवीज के साथ वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं। सी सेज द बुक कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कीवी। कहते जो ये बुक है वो कवर करती है सारे एस्पेक्ट्स कीवी के, फ्रॉम देयर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इसके कहाँ से उसका ओरिजिनलिटी स्टार्ट हुई, प्री हिस्ट्री एंड क्लोजेस्ट रिलेटिव्स टू देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग बिहेवियर, जो उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं फीडिंग और ब्रीडिंग बिहेवियर में, एंड current conservation issues dash this current conservation issues making this the perfect introduction। कहते जो current issues है वो भी इस introduction को क्या करते हैं, perfect बनाते हैं for anyone who with interest in these fascinating birds। अगर कोई भी इन fascinating birds के बारे में पढ़ना चाहते हैं उनको वो क्या करते हैं यहाँ पे कि सब कुछ इस बुक में प्रोवाइड किया जाता है। The book is the second title in a new series। कहते जो बुक है इज द सेकेंड टाइटल इन अ सीरीज ऑफ न्यूजीलैंड्स वाइल्ड लाइफ टारगेटेड एट अ फैमिली रीडरशिप, मीन्स की फैमिली में इस बुक को कोई भी रीड कर सकता है। सो आवर फर्स्ट आंसर इज फीचर्ड फोटोग्राफ्स सिंस 1999 but also making this in a new series। ये भी आपका क्या है,
Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.